नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और स्वागत है आपका प्रतियोगिता दर्पण में। आज हम बात करने जा रहे हैं 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट के बारे में। अब क्या है ये 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट, क्यों इतना न्यूज़ में है और क्यों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि वर्ल्ड मीटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन या फिर आईपीसीसी, सभी का ये कहना है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो टारगेट है इसे ब्रीच होने में समय नहीं लगेगा और बहुत हाई चांसेस हैं कि 2030 से 40 के बीच में, लाइक इन बिटवीन 2030 टू 2040, 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो टारगेट है ग्लोबल वार्मिंग का, उसे हम नहीं संभाल पाएंगे और ये ब्रीच हो जाएगा। अब बेसिकली मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूं कि ग्लोबल वार्मिंग यानी कि ओवरऑल राइज इन टेम्परेचर को ये माना गया था कि हम 2 डिग्री के नीचे रखेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ इश्यूज हैं जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। कुछ इश्यूज के चलते ये टारगेट पीछे करके 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लाया गया कि हमें जो ग्लोबल वार्मिंग का टेम्परेचर है बेसिकली 1.5 डिग्री से ज्यादा नहीं होने देना है। बेसिकली यहाँ पर ये 1.5 डिग्री क्या है, अगर ये कंपैरिजन है बेसिकली, ठीक है, ये एक तरीके से कंपैरिजन है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है ना, ओवरऑल टेम्परेचर अगर 1.5 डिग्री और 2 डिग्री से ऊपर चला गया कंपैरेटिवली, तो 2 डिग्री में काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा और बहुत बहुत भयानक क्लाइमेट चेंज के रिजल्ट्स हम देख सकते हैं। हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे डिटेल से। सबसे पहले हम द हिंदू का आर्टिकल देखते हैं। ये आप देखिए, क्लाइमेट टारगेट्स आर बिकमिंग आउटडेटेड, इंडिया नीड्स इट्स ओन। अब बेसिकली वही 1.5 डिग्री एज वेल एज 2 डिग्री के जो टारगेट्स हैं उसी की बात की जा रही है। अगला अगर हम आर्टिकल देखें तो व्हाई इज 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट क्रिटिकल, और इस पर्टिकुलर आर्टिकल को हम डिटेल से देखेंगे और इसके जो भी लाइक फीचर्स हैं, जो भी इसके मतलब इन डेप्थ से जानेंगे, इसे डिस्कस करेंगे। इसके बाद आप यहाँ इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल देख सकते हैं, नॉट डूइंग इनफ, आईपीसीसी रिपोर्ट वॉन्ट्स ग्लोबल वार्मिंग विल ब्रीच क्रिटिकल थ्रेशोल्ड बाय 2030। अब यहाँ पर बेसिकली जो बात की जा रही है ना ब्रीचिंग की, ये है बेसिकली 1.5 डिग्री सेल्सियस। जो टारगेट लेकर चले थे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग का, वो हम टारगेट लेकर चले थे कि हम ओवरऑल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ने नहीं देंगे। और कैसे? बेसिकली कार्बन एमिशंस को कट डाउन करके, तभी तो हम टेम्परेचर कम कर पाएंगे। जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेज को हमें कम करना होगा और यहाँ पर स्पेसिफिक जो फोकस है वो कार्बन की तरफ है। अब कार्बन की एमिशंस को अगर कट डाउन करेंगे तभी तो बेसिकली हम जो ग्लोबल वार्मिंग है उसे लिमिट कर पाएंगे। और इसीलिए जो कार्बन के टारगेट्स हैं बेसिकली कार्बन एमिशन के, तो आपने एक और टर्म सुना होगा, नेट जीरो एमिशन। तो बेसिकली जितना कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पॉसिबल है उतना ही हमारा एमिशन हो, ऐसा कंट्रीज टारगेट कर रही हैं। जैसे इंडिया का जो टारगेट है वो 2070 का है नेट जीरो का, ठीक है। तो हम इसे अब डिटेल में डिस्कस करते हैं। बेसिकली ये दो आर्टिकल्स, व्हाई 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट इज क्रिटिकल, और सेकेंडली आईपीसीसी की रिपोर्ट क्या कहती है। तो हम ये दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमने देख लिए और हमारा जो पूरा डिस्कशन होगा इन दोनों आर्टिकल्स के आसपास ही होने वाला है। और बेसिकली हम बात करेंगे कि क्या है 1.5 डिग्री सेल्सियस का टारगेट, क्यों ये जरूरी है, कहां पर ये मेंशन किया गया था 1.5 डिग्री एज वेल एज 2 डिग्री से रिलेटेड जो टारगेट है ये, इसके अलावा इसके क्या इम्पैक्ट होंगे ओवरऑल ग्लोबली और इंडिया पर स्पेसिफिकली। आइए हम अपनी डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैंने न्यूज बताई थी आपको, 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो टारगेट है, फिलहाल जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है ना वो इसी तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये टारगेट ब्रीच होगा। 1.5 डिग्री पर हम लिमिट नहीं कर पाएंगे और हमारा ग्लोबल वार्मिंग और भी ज्यादा होने वाला है। मतलब कि हमने ये सोचा था कि ग्लोबल वार्मिंग को हम 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही लिमिट करके रखेंगे, उससे ऊपर नहीं जाने देंगे, और उसके लिए हमें करना क्या होगा, कार्बन एमिशन को कर्व करना होगा। लेकिन जो रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं वो ये सजेस्ट करती हैं कि कंट्रीज बहुत ज्यादा अच्छे इनिशिएटिव्स नहीं ले रही हैं, उस पर बहुत सीरियसली काम नहीं कर रही हैं, और इसीलिए इसीलिए ये जो 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो टारगेट है ये जल्दी ही क्रॉस होने वाला है, जल्दी ही ब्रीच होने वाला है। और यहाँ पर सबसे पहले मैं मेंशन करना चाहूंगा रिपोर्ट्स। सबसे पहली रिपोर्ट डब्ल्यूएमओ ने हाल फिलहाल में रिलीज की है मई 2023 में, वर्ल्ड मीटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इनकी रिपोर्ट से कहती है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो टारगेट है ना ये 2027 तक ही क्रॉस हो जाएगा। इसका मतलब है कि हम 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट नहीं कर पाएंगे और वो 1.5 डिग्री सेल्सियस क्रॉस करना है, ठीक है, वो क्रॉस करना है, वो निश्चित है। ये ऐसा इनकी रिपोर्ट्स कहती हैं। कौन कौन सी रिपोर्ट्स जो इन्होंने रिलीज की थी, ग्लोबल एनुअल टू डेकेडल क्लाइमेट अपडेट 2023 से 2027, इसके अलावा स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022। तो ये हाल फिलहाल में डब्ल्यूएमओ ने ये दो रिपोर्ट्स रिलीज की थी और इन दोनों रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस का टारगेट ब्रीच होना है और इन्होंने डेडलाइन भी दी है जो कि 2027 है। इसके अलावा
आईपीसीसी की जो हमने बात की थी, आईपीसीसी की रिपोर्ट बेसिकली ये कहती है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो टारगेट है ना, ये 2030 तक ब्रीच हो जाएगा। ठीक है, ये 2030 तक ब्रीच हो जाएगा। अब बेसिकली आईपीसीसी की जो 6th असेसमेंट साइकिल थी, जो 2015 से स्टार्ट हुई थी, तो 6th असेसमेंट साइकिल के अकॉर्डिंग हम लोग ऑलरेडी 1.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुके हैं। हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग है ऑलरेडी 1.1 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुकी है, जो कि हमने सोचा था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन करेंगे और कंपेयर करेंगे यहाँ हम प्री इंडस्ट्रियल एज या प्री इंडस्ट्रियल एरा से। ठीक है, तो हम ऑलरेडी जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका टेम्परेचर 1.1 डिग्री तक पहुंचा चुके हैं, और जैसा कि हमारा टारगेट था 1.5 डिग्रीज का, तो आईपीसीसी की जो रिपोर्ट्स हैं, इस रिपोर्ट जो 6th असेसमेंट साइकिल है बेसिकली, ये सारी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस का टारगेट बहुत जल्दी ब्रीच हो जाएगा। 1.5 डिग्री सेल्सियस की जो ग्लोबल वार्मिंग है बहुत जल्दी देखने को मिलेगी, और 2030 के बाद ये कभी भी पॉसिबल है। और डब्ल्यूएमओ की रिपोर्ट अगर आप यहाँ देखेंगे तो डब्ल्यूएमओ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2027 तक ये पॉसिबल है कि ये जो टारगेट है ये ब्रीच हो जाए। अब आप देखिए यहाँ पर दो रिपोर्ट्स हैं। ठीक है, एक आपकी डब्ल्यूएमओ की हो गई और दूसरी आपकी जो हो गई है आईपीसीसी की 6th असेसमेंट साइकिल। ये दोनों रिपोर्ट से कहते हैं कि 1.5 डिग्री का जो ग्लोबल वार्मिंग का टारगेट है ये ब्रीच होना ही होना है, और हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। बेसिकली जो मैंने आपको रीजन बताया था, कंट्रीज आर नॉट डूइंग इनफ, वो कार्बन एमिशन को कट डाउन करने के लिए बहुत ज्यादा सीरियस एफर्ट्स नहीं ले रही हैं या नहीं दिख रहे हैं, इसीलिए ये दोनों रिपोर्ट्स ये कह रही हैं। तो अब हम 1.5 डिग्री सेल्सियस के टारगेट की अगर बात करें तो सबसे पहले एक इकोनॉमिस्ट ने इसके बारे में बात की थी, उनका नाम है विलियम नॉर्डस। उन्होंने 1970s में ही 1.5 डिग्री की बात कही थी। हालांकि ये बहुत साइंटिफिकली बेस्ड नहीं है, 1.5 डिग्रीज एज वेल एज 2 डिग्रीज कोई मतलब साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन पर बेस्ड नहीं है। 1970s में जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं विलियम नॉर्डस, इन्होंने जब ये बात कही थी तो बाद में जो क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं और जो पॉलिटिकल लाइक लीडर्स हैं उन्होंने इस टारगेट को एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, तो पेरिस एग्रीमेंट बेसिकली 2 डिग्री की बात करता है कि हम जो टेम्परेचर राइज है उसे 2 डिग्री के अंदर अंदर रखना चाहेंगे, उससे ज्यादा हम नहीं जाने दे सकते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे जो स्मॉल आइलैंड स्टेट्स है ना, स्मॉल आइलैंड स्टेट्स बेसिकली आपके करीबियन रीजन के, पैसिफिक रीजन के, या फिर इंडियन ओशन और मेडिटेरेनियन रीजन के, ये जो स्मॉल आइलैंड स्टेट्स हैं, जैसे एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँ, ये मॉरिशियस हो गया आपका, मालदीव्स हो गया आपका, ये इंडियन ओशन के बेसिकली। ठीक है, पैसिफिक ओशन में आपका किरिबाती है, सोलोमन आइलैंड्स है, इसके अलावा करीबियन में हाइती वगैरह हैं। तो ये सारे जो आइलैंड स्टेट्स हैं ना, बेसिकली छोटे छोटे आइलैंड्स हैं ये, और ये नेशंस हैं, इसीलिए इन्हें आइलैंड स्टेट्स कहा जाता है। तो ये स्मॉल आइलैंड स्टेट्स जितने भी थे, इनका एक ऑर्गेनाइजेशन है SIDS करके। तो बेसिकली इस अलायंस ने ये कहा कि अगर 2 डिग्री तक टेम्परेचर राइज होता है तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हम सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने जब थोड़ा सा जोर डाला तो जो टारगेट है ये 1.5 डिग्री सेल्सियस पर लाया गया। अदरवाइज पेरिस एग्रीमेंट में आप देख सकते हैं कि 2 डिग्री तक टारगेट को रखा गया था कि 2 डिग्री से ज्यादा हम टेम्परेचर राइज नहीं जाने देंगे। बट स्मॉल आइलैंड स्टेट्स बीच में आते हैं। अब स्मॉल आइलैंड स्टेट्स का इतना बड़ा कंसर्न क्यों था, और आधे डिग्री से आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा कोई चेंज तो नहीं आएगा ना। आप अगर सोचेंगे तो 0.5 डिग्री सेल्सियस से क्या बड़ा चेंज आ जाएगा, ऐसा आपको लगता है? ऐसा है नहीं। आप ये सोचिए कि ये स्मॉल आइलैंड स्टेट्स हैं। ठीक है, अब स्मॉल आइलैंड स्टेट्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जब नाम में ही स्मॉल है तो जीडीपी भी बहुत छोटा ही होगा। जीडीपी छोटा होगा तो डिपेंडेंसी कहाँ है? अब क्योंकि स्मॉल आइलैंड स्टेट्स हैं तो हम ऑब्वियस सी बात मान सकते हैं कि एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा बड़ा डिपेंडेंसी तो नहीं होगा, क्योंकि जगह नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली इनका जो डिपेंडेंसी है वो है आपका, पहला आता है टूरिज्म पे, दूसरा आता है फिशिंग पे। ठीक है, टूरिज्म एज वेल एज फिशिंग, ये 2-3 चीजों पे मेजरली डिपेंडेंट है। और क्लाइमेट चेंज होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि फिशरीज पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसके अलावा टूरिज्म बहुत ज्यादा हैम्पर होगा। और क्यों होगा? क्योंकि जब भी कोई स्टॉर्म या फिर कोई थंडर स्टॉर्म बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि यार इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज्यादा नुकसान होगा ना। ठीक है, तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स टूरिज्म को भी हैम्पर करेंगे एज वेल एज जो फिशिंग इंडस्ट्री है उसे भी हैम्पर करेंगे। और स्मॉल आइलैंड स्टेट्स फिशिंग इंडस्ट्री एज वेल एज टूरिज्म पे सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है। इनकी इकोनॉमी का मतलब एक बहुत बड़ा पोर्शन, एक बहुत बड़ा चंक जो है वो इन पर्टिकुलर 2-3 सेक्टर से ही चलता है।
और ये जो सेक्टर्स हैं, ये 0.5 डिग्री सेल्सियस का भी जो टेम्परेचर राइज है वो बहुत बड़े इफेक्ट्स दिखा सकता है। क्योंकि आप सोचिए, आईपीसीसी की 6th असेसमेंट साइकिल के अकॉर्डिंग हम लोग 1.1 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर राइज हुआ है, ये 1.1 डिग्री सेल्सियस है। और 1.1 डिग्री सेल्सियस में ही आप देख लीजिए कि हमने क्या क्या नहीं देख लिया पिछले 2 डेकेड्स में। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, ठीक है, इसके अलावा आप सीवियर ड्रॉट्स, सीवियर रेनफॉल, फ्लड्स, लगभग सब कुछ तो हमने देख लिया सिर्फ 1.1 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर राइज में। 1.5 पे क्या होगा और 2 पे तो क्या ही होगा। तो स्मॉल आइलैंड स्टेट्स की ये ही प्रॉब्लम है कि जब 1.1 डिग्री पर हमें इतना हालत खराब है, तो अगर ये 1.5 तक पहुंचेगा तो क्या होगा, और अगर ये 2 पहुंच गया तो सबसे बड़ा इशू पता है क्या आएगा? सबसे बड़ा इशू जो आएगा 2 डिग्री पर, कि स्मॉल आइलैंड स्टेट्स के लिए सर्वाइवल का खतरा हो जाएगा। रीजन दिस इज द रीजन, जब सी लेवल ही राइज कर जाएगा तो सबमर्ज कर जाएंगे ना। तो ये सबसे बड़ा इशू है कि स्मॉल आइलैंड स्टेट्स जो है, स्मॉल आइलैंड स्टेट्स ने पुश किया कि टारगेट को 1.5 डिग्री तक ही रखना चाहिए। 2 डिग्री तक टेम्परेचर राइज अगर हमने होल्ड किया तो हो सकता है कि काफी सारे स्मॉल आइलैंड नेशंस जो हैं वो ऑलरेडी सबमर्ज हो जाएं। ठीक है, अब इसके अलावा 2 डिग्री का जो सबसे पहले बात की गई थी टेम्परेचर राइज की टारगेट की, ये COP 16 बेसिकली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है 16th 2010 में कानकून में जो हुई थी, यहाँ पर 2 डिग्री की बात की गई थी। ठीक है, और इसके बाद पेरिस एग्रीमेंट में तो लीगली इसको डॉक्यूमेंट में ही लिख दिया गया कि हम कोशिश करेंगे कि 2 डिग्री के अंदर ही रहे टेम्परेचर राइज। ठीक है, इसके अलावा 2 डिग्री टारगेट जो है स्मॉल आइलैंड नेशंस ने नहीं एक्सेप्ट किया था, इसीलिए टारगेट को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लाना पड़ा। और ये बेसिकली आईपीसीसी की जो 6th असेसमेंट साइकिल की रिपोर्ट्स हैं, ये सामने जब आई तब कहीं ना कहीं स्मॉल आइलैंड स्टेट्स के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर था, क्योंकि ऑलरेडी आईपीसीसी की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 1.1 डिग्री सेल्सियस का राइज ऑलरेडी हो चुका है। और जब ये ऑलरेडी हो चुका है, और इस केस में आप देख सकते हैं कि आए दिन अगर हम कोस्टल एरियाज की बात करें तो आए दिन जो है स्पेसिफिकली ट्रॉपिकल रीजन्स में साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं, और बहुत ही भयानक साइक्लोन्स होते हैं ये। ठीक है, इतने भयानक साइक्लोन्स आप देखिए कि जब हाल फिलहाल में अगर हम बात करें तो इंडिया के अगर केस में ही देखें तो अम्फान आया है ना, साइक्लोन जो है अम्फान कितना ज़्यादा नुकसान करके गया था। मौका आया, मतलब मौचा बेसिकली। तो अगर हम रीसेंट साइक्लोन्स की भी बात करें तो इनकी वजह से जब इंडिया को इतना अंदर तक नुकसान हो सकता है, तो आप सोचिए कि स्मॉल आइलैंड नेशंस की क्या हालत होगी। स्ट्रॉन्ग साइक्लोन्स अगर आते हैं तो छोटे छोटे आइलैंड से पूरे के पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने की दम रखते हैं ये साइक्लोन्स। क्योंकि हमारे यहाँ पर भी जब कोस्टल एरियाज में इतना ज़्यादा डैमेज करके जाते हैं ये, और कई 100 किलोमीटर तक अंदर होता है, बारिशें होती हैं और बहुत हैवी रेनफॉल देखी जाती है, तो स्मॉल आइलैंड स्टेट्स का तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही तबाह कर देंगे ये जो साइक्लोन्स हैं ये। तो ये एक बहुत बड़ा डर है बेसिकली कि क्लाइमेट चेंज और टेम्परेचर राइज की वजह से स्मॉल आइलैंड स्टेट्स का सर्वाइवल पे क्वेश्चन मार्क है। और यही कारण है कि उन्होंने 1.5 डिग्री सेल्सियस की बात कही। अब इसके अगर इम्पैक्ट की बात की जाए कि क्या इम्पैक्ट होंगे, बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग अगर हम सोचें तो शायद आप में से जिन लोगों को नहीं पता, आप लोग सोच रहे होंगे कि यार 1.5 डिग्रीज एज वेल एज 2 डिग्रीज कौन सी बड़ी बात है। नहीं, स्पेसिफिकली अगर कोई नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो हम लोग तो भाई 0 डिग्री से लेकर के और होता है ना 47 डिग्री का एकदम चेंज देखते हैं, तो 1.5 डिग्री कौन सी बड़ी बात हो गई। ऐसा मतलब जो स्पेसिफिकली अगर नॉर्थ इंडिया में आप रहते हैं तो पता ही है कि विंटर्स में जो है टेम्परेचर 0 डिग्री से और 2 या 3 डिग्री तक चला जाता है मिनिमम। ठीक है, और वहीं समर्स में जो है 45-46 बड़ा नॉर्मली जाता है। लेकिन बात यहाँ पर ओवरऑल टेम्परेचर राइज की हो रही है। ठीक है, ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग। और ये जो ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग है ना, ओवरऑल सारा टेम्परेचर, चाहे आपका सी सरफेस का टेम्परेचर हो, चाहे आपका अर्थ का हो, चाहे आपका एटमॉस्फेयर का हो, है ना, मतलब अर्थ सरफेस एज वेल एज एटमॉस्फेयर एज वेल एज सी सरफेस, सभी का टेम्परेचर राइज हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके जो इम्पैक्ट्स होंगे वो 1.5 डिग्री में भी क्या हो सकते हैं उस पर हम बात करें तो सबसे पहले आ जाएगा कि जो हमारे पोल्स हैं, पोल्स हमारे आइस फ्री हो जाएंगे। ठीक है, पोल्स हमारे आइस फ्री हो जाएंगे। पोल्स का ऐसा है ना कि पोल्स हमारे लिए बेसिकली एक जो एल्बिडो इफेक्ट है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। रीज़न बीइंग जो आपका आइस है, आइस इज़ बेसिकली वाइट। ठीक है, तो जो सनराइज आती है इनकमिंग वो बहुत इजीली रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, है ना। और जब ये सनराइज रिफ्लेक्ट हो जाती हैं तो ऑब्वियसली बात है ना कि जब सनराइज एब्जॉर्ब ही नहीं हो रही तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो जो अल्बिडो इफेक्ट है बेसिकली वो यहाँ काफ़ी अच्छा काम करता है। अब आप सोचिए कि अगर आइस पिघल जाएगी, आइस अगर पिघल जाएगी तो जो भी बेयर सरफेस है एक तो वो एक्सपोज होगा, वो ऑलरेडी डार्क होगा। इसके अलावा वाटर,
तो ये तो एब्जॉर्ब करेंगे ना सनरेज को, तो ओवरऑल टेम्परेचर अगर इतना बड़ा है और अगर आइस फ्री पोल्स हमें देखने को मिलते हैं तो ये और ज़्यादा बढ़ सकता है इन फ्यूचर। ठीक है, इसके अलावा सी लेवल राइज। अब ऑब्वियस ही बात है कि यार जो ग्लेशियर्स हैं या फिर जो पोल्स हैं पोलर आइस जो है बेसिकली, पोलर आइस और ग्लेशियर्स अगर मेल्ट होंगे तो ये पानी जाएगा कहाँ? कहीं ना कहीं तो जाएगा ना। ऑब्वियस सी बात है, सी में जाएगा और सी लेवल राइज होगा, और सी लेवल राइज होगा तो आप सोचिए कि सबमर्जेंस तो होगी ना, कोस्टल एरियाज तो डूबेंगे ही ना। अब इंडिया का अगर मैं आपको केस बताऊं तो इंडिया में अगर 1 मीटर सी लेवल राइज हो जाएगा ना, 1 मीटर, तो इंडिया का 10% से ज्यादा कोस्टल एरिया डूब जाएगा। ठीक है, तो ये 1 मीटर और आधा मीटर मतलब जो सी लेवल राइज है, ये एक्चुअल में बहुत बड़ा रीजन हो सकता है सबमर्जेंस के लिए, है ना। तो सी लेवल राइज, और इसके अलावा सी लेवल राइज का एक और आपका जो इम्पैक्ट है अपार्ट फ्रॉम सबमर्जेंस, के आपका जो कोस्ट एक्सपोज होगा ना, फाइनली सपोज एक फिगर के थ्रू समझ लेते हैं हम, एक डायग्राम के थ्रू, ये इनिशियल सी लेवल है। सी लेवल राइज भले ही 1 मीटर होता है, लेकिन ये यहाँ तक आ जाएगा आपका सी लेवल। ठीक है, जो न्यू सी लेवल है। अब बेसिकली पहले ये वाला रीजन एक्सपोज था, अब ये वाला तो सबमर्ज हो गया, ये वाला तो ऑलरेडी सबमर्ज हो गया, है ना। अब आपका ये वाला रीजन एक्सपोज्ड है, और क्योंकि बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, जैसे काफी स्ट्रॉन्ग थंडरस्टॉर्म्स या फिर काफी स्ट्रॉन्ग साइक्लोन्स, तो पहले शायद यहाँ तक आते आते चीजें काफी कम हो जाती थी, इम्पैक्ट थोड़ा कम हो जाता था। अब एक तो सी लेवल राइज भी हुआ, ऊपर से जो आपका इम्पैक्ट है स्ट्रॉन्ग साइक्लोन्स या फिर जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं उनका इम्पैक्ट भी ज्यादा होगा। तो बेसिकली आपका रीजन अगर आप देखेंगे तो ये पर्टिकुलर रीजन आपका पूरा इफेक्ट हो जाएगा सी लेवल राइज की वजह से। आप सोचेंगे सिर्फ इतना सबमर्ज हुआ है, नहीं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के चलते ये वाला जो कोस्टल एरिया है ये भी तो वल्नरेबल होगा, प्लस जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है वो भी गया। ठीक है, वो भी तो गया ही, पैसा वेस्ट। इसके अलावा जो लोग कोस्टल एरियाज में रह रहे हैं, माइग्रेशन होगा, तो सी लेवल राइज के चलते काफी ज्यादा इश्यूज क्रिएट होंगे। इसके अलावा सीवियर ड्रॉट्स, है ना, बहुत ही सीवियर ड्रॉट्स देखने को मिल सकती हैं, बहुत ही ज्यादा हमें मतलब सीरियस फ्लड्स देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, और फ्लड्स की वजह से स्पेसिफिकली अगर हम हिमालयन स्टेट्स की बात करें तो फ्लड्स की वजह से या फिर एक्सट्रीम रेनफॉल या क्लाउड बर्स्ट की वजह से लैंडस्लाइड्स का बहुत बड़ा खतरा है। रिसेंटली अगर आपने 2023 के हिमाचल फ्लड्स में देखा हो, तो जो बेसिकली एक्सेसिव रेनफॉल हुई है, एक्सेसिव रेनफॉल, काफी भारी बारिश हुई है, और काफी भारी बारिश के चलते, हैवी रेनफॉल के चलते वहां पर भयानक भयानक लैंडस्लाइड्स हुए हैं। ठीक है, आपका जो बेसिकली कुल्लू को कनेक्ट करने वाला जो हाईवे है कुल्लू और मनाली को, उस हाईवे के काफी बड़े बड़े पैचेस जो हैं बह गए सीधे सीधे। तो जब एक्सेसिव फ्लड्स आप देखते हैं ना, मतलब फ्लड्स तो कुछ भी हो एक्सेसिव ही होगा, बेसिकली हैवी रेनफॉल के बाद जो फ्लड्स आते हैं उसमें इंफ्रास्ट्रक्चरल लॉस तो होता ही है, लेकिन इंडिया में हिमालयन स्टेट्स और भी ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। ठीक है, हिमालयन स्टेट्स जो हैं हैवी रेनफॉल और फ्लड के केस में ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा तबाही हो जाती है। 2023 का हिमाचल फ्लड्स इसका एग्जाम्पल है कि कितना तबाही हम हैवी रेनफॉल के बाद हिमालयन स्टेट्स में देख सकते हैं। फिर एक्सट्रीम हीट वेव्स, अब ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर राइज होगा तो हीट वेव्स की भी इंटेंसिटी तो बढ़ेगी ना यार, और हीट वेव्स की इंटेंसिटी अगर बढ़ेगी तो आप सोचिए कितने हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ेंगे, है ना। स्पेसिफिकली अगर हम सीनियर सिटीजन की बात करें तो स्ट्रोक्स का खतरा बढ़ जाएगा, बच्चे बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, इसके बाद अगर हम मैन पावर की बात करें तो जो बेसिकली वर्किंग आवर्स हैं वो लूज होंगे, लेबर की प्रोडक्टिविटी कम होगी। तो एक्सट्रीम हीट वेव्स के बहुत सारे मतलब ड्रॉबैक्स हैं, बहुत ही सारे। जैसे आरबीआई का बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च जो है, उनके अकॉर्डिंग काफी ज्यादा जीडीपी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, काफी ज्यादा। और ये काफी ज्यादा एज एन आप इस डेटा से देख सकते हैं, लगभग 4 से 6% बोला है इन्होंने। आरबीआई का बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च जो है, डीईपीआर, इन्होंने एक अपनी रिपोर्ट पब्लिश की थी। उस रिपोर्ट में यही कहा गया था कि इंडिया की क्लाइमेट चेंज की वजह से इंडिया की लगभग 4 से 6% जीडीपी स्टेक पर है, यानी कि वो दाव पर लगी हुई है। मतलब नुकसान हो सकता है किसकी वजह से? क्लाइमेट चेंज की वजह से। इसके बाद आ जाता है फूड इनसिक्योरिटी। अब आप यहाँ पर फूड इनसिक्योरिटी को ऐसे कनेक्ट करिए, एक तो एक्सट्रीम हीट वेव्स, ठीक है, दूसरा सीवियर ड्रॉट्स। ये दो चीजें आपको जवाब दे देंगी कि क्यों फूड इनसिक्योरिटी हो सकती है। टेम्परेचर राइज होगा, बारिश टाइम पर नहीं होगी, और हमारी जो फसल है, फसल का भी तो यार एक लिमिट है ना। बेसिकली है क्या, वेजिटेशन ही तो है वो। ऐसा थोड़ी ना है कि आप 70 डिग्री में या 60 डिग्री में अपनी फसल उगा पाओगे, पॉसिबल है क्या? नहीं। सीवियर ड्रॉट्स रहती हैं यार। सीवियर ड्रॉट्स मतलब होता है ना कि आपका पानी है ही नहीं, ऊपर से गर्मी बहुत ज्यादा है, तो आपकी फसल सूख जाएगी, प्रोडक्टिविटी होगी नहीं, प्रॉपर ग्रेन का जो मतलब बेसिकली ग्रेन डेवलप होती है ना, तो ग्रेन भी डेवलप नहीं हो पाएगी प्लांट में।
तो फूड इनसिक्योरिटी का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा अगर टेम्परेचर राइज होता है। इसके अलावा आपका जो है, अगर आप फिशरीज पे भी देखें, फूड इनसिक्योरिटी को हम ग्रेन्स के अलावा भी अगर देखें, फिशरीज पे भी बहुत ज्यादा असर पड़ेगा टेम्परेचर राइज का। कैसे पड़ेगा? अब अगर टेम्परेचर राइज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि यार फिशेस जो है माइग्रेट कर जाएंगी ना, बहुत ज्यादा गर्म पानी में तो वो नहीं रह सकते और उन्हें भी तो खाना चाहिए, ठीक है, तो वो भी माइग्रेट करेंगी। लास्टली आता है डिजास्टर डिस्प्लेसमेंट। अब डिजास्टर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप सी लेवल राइज देखिए, सी लेवल राइज के चलते ऑब्वियस सी बात है कि डिस्प्लेसमेंट होगा, और इसके अलावा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स भी आएंगे अगर कोस्टल एरियाज में, तो उसकी वजह से भी तो डिस्प्लेसमेंट होगा। रीजन, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डैमेज हो रहा है, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होगा और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं होगा तो कोई भी आदमी बिना इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर जो बेसिक फैसिलिटीज हैं उनके बिना नहीं रह सकता। इसके अलावा दूसरी चीज जो है आपके सीवियर ड्रॉट्स। अब जो भी बेसिकली फार्मर्स हैं, फार्मर्स के लिए तो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है ये चीज़। सीवियर ड्रॉट्स हैं, आप फसल के लिए पानी कैसे लाएंगे? हमेशा तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप बोरिंग करके और पानी निकाल लेंगे। रीज़न, इसका भी रीज़न मैं आपको बता दूं, जो ग्राउंड वाटर के ब्लॉक्स हैं ना, बेसिकली वो एक्विफर्स जहाँ पर पानी होता है ज़मीन में, इनका इंडिया के केस में ओवर एक्सप्लॉयटेशन काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। सीपीसीबी की एक रिपोर्ट आई थी, उसके अकॉर्डिंग इंडिया के जो एक्विफर्स हैं, मेजॉरिटी एक्विफर्स जो हैं ये ओवर एक्सप्लॉइटेड हैं, यानी कि अगर सेम पेस से इन्हें पानी निकाला जाता रहा तो आने वाले कुछ समय में, एक डेकेड में ये सूख जाएंगे, इनमें पानी नहीं बचेगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बारिश थोड़ी अनइवन हो गई है जिसकी वजह से रिचार्ज नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि जमीन के अंदर से पानी आता है, जो बारिश होती है बेसिकली वही तो इन्फिल्ट्रेट होकर के और एक्विफर्स तक पहुंचता है ना। तो ये भी एक रीजन है कि अब जो किसान आदमी है वो कितना मैनेज कर पाएगा बिना पानी के। इसके अलावा एक नॉर्मल आदमी कितना रह लेगा बिना पानी के? पॉसिबल नहीं है ना। और जब नहीं है तो क्या है? डिजास्टर रिलेटेड डिस्प्लेसमेंट, एक्सट्रीम हीट वेव्स। ऑब्वियस सी बात है कि अब जरूरत से ज्यादा अगर कहीं गर्मी है, पानी अवेलेबल नहीं है, तो कौन रह पाएगा वहाँ? नहीं रह पाएगा। लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट जरूरत, फूड। अगर फूड इनसिक्योरिटी है, चीजें महंगी हैं, प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां से फार्मर्स भी माइग्रेट करेंगे और नॉर्मल लोग भी जो है वो भी माइग्रेट करेंगे। तो डिजास्टर रिलेटेड डिस्प्लेसमेंट जो है आपका सी लेवल राइज की वजह से, ड्रॉट्स की वजह से, फूड इनसिक्योरिटी की वजह से, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से होना ही होना है। अब इम्पैक्ट्स अगर इंडिया की हम बात करें तो बेसिकली IITM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटीरियोलॉजी, एक इंस्टीट्यूट है इंडिया का बेसिकली, इन्होंने ये कहा है कि 1901 से 2018 के बीच में टेम्परेचर जो है इंडिया का ऑलरेडी वो 0.7 डिग्री सेल्सियस राइज कर चुका है, ठीक है। अब IPCC की रिपोर्ट हमने देखी थी, उसमें हमने देखा था कि ओवरऑल ग्लोबली जो टेम्परेचर राइज हुआ है वो 1.1 डिग्री सेल्सियस है ना। और IITM की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का जो टेम्परेचर राइज है वो 0.7 डिग्री सेल्सियस है, और जो डेटा है ये है 1901 से 2018 के बीच का, ये रिपोर्ट कहती है ना। तो जब 0.7 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी राइज हो चुका है, तो ये 1 डिग्री सेल्सियस जब पहुंचेगा या 1.5 पहुंचेगा तब क्या होगा? आपसे देखिए, 0.7 डिग्री सेल्सियस में ही हमें बहुत ज़्यादा सीवियर या फिर हैवी रेनफॉल हर साल देखनी पड़ती है, साइक्लोन्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जा रही है। तो 1 डिग्री और 1.5 पहुंचेगा तब तो क्या हालात होंगे, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। इसके अलावा RBI की जो रिपोर्ट थी, बेसिकली RBI की रिपोर्ट, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च जो है, DEPR, तो बेसिकली DEPR ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि क्लाइमेट चेंज के वजह से बाय 2050 यानी कि 2050 तक इंडिया की हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि आधी से ज्यादा इंडिया की जो पॉपुलेशन है उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो गिरेगा। रीजन क्या है उसका? क्लाइमेट चेंज। यानी कि आप सोचिए 2050 तक हमारी आधी पॉपुलेशन का लिविंग स्टैंडर्ड जो है ना वो आज के कंपैरिजन में कम हो जाएगा, और उसका सबसे बड़ा रीजन है क्लाइमेट चेंज। अब इम्पैक्ट्स की हम बात करें, क्या इम्पैक्ट्स होंगे टेम्परेचर राइज के? तो एग्रीकल्चर सबसे बड़ा इशू। अब आप सोचिए ना कि क्रॉप्स वगैरह कैसे प्रोड्यूस हो पाएंगे अगर एक्सेसिव टेम्परेचर राइज होगा। तो हमारा जो बेसिकली क्रॉप्स का ड्यूरेशन है, अब जनरली क्रॉप्स का जो ड्यूरेशन होता है 2 से 3 महीने, कई बार होता है ग्रोइंग पीरियड जो है, ठीक है, कि आप सो करते हैं 3 महीने बाद आप फाइनली क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर पाते हैं। तो टेम्परेचर राइज होगा तो इसका मतलब क्या है? समर्स जल्दी शुरू हो जाएंगे, ठीक है, समर्स जल्दी शुरू हो जाएंगे, तो समर्स में आप होता है किसी तरह का प्रोडक्शन नहीं कर सकते, पानी की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है कई बार, है ना। तो इसका मतलब है कि आपका जो साइकिल है, स्पेसिफिकली अब आप सोचिए कि वीट का हार्वेस्टिंग होता है जनवरी, फरवरी, मार्च के टाइम पे, तो वीट आपको जल्दी हार्वेस्ट करना पड़ेगा। आपका क्रॉप का जो साइकिल है इसे छोटा करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। इसके अलावा पानी की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। अब सोचिए समर्स मंथ में जो मतलब बेसिकली मार्च से लेकर और जुलाई तक जब तक पानी अवेलेबल नहीं रहता, मानसून नहीं आ जाता, है ना, इस बीच में पानी की अवेलेबिलिटी कम होगी और टेम्परेचर हाई होगा, तो यहाँ पर क्रॉप्स तो छोड़िए, वेजिटेबल प्रोडक्शन कैसे हो पाएगा? वो भी तो एक बहुत बड़ी नीड है ना।
इसके अलावा फिर पब्लिक हेल्थ का इशू आता है। अब टेम्परेचर राइज करेगा तो यार ऑब्वियस सी बात है कि नई नई बीमारियां हमें देखने को मिलेंगी और जो वेक्टर बॉर्न डिजीजेज हैं ये भी बहुत इजीली स्प्रेड होंगी, है ना। तो ये पब्लिक हेल्थ का बहुत बड़ा कंसर्न है। इसके अलावा अगर एक्सट्रीम हीट वेव्स का केस आता है तो आप ऐसे सोचिए कि स्ट्रोक्स वगैरह की जो वल्नरेबिलिटी है बढ़ जाती है ना। होता है ना, जैसे कई बार एक्सेसिव गर्मी में लोग बेहोश हो जाते हैं, ठीक है, तो वही तो है स्ट्रोक्स यार। एक्सेसिव गर्मी की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से काफी बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। फिर प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है ना। जो वर्किंग आवर्स हैं वो लूज होंगे, लेबर की प्रोडक्टिविटी कम होगी। ये सारे भी तो कंसर्न्स हैं और इसीलिए तो आरबीआई का जो रिपोर्ट है ये कहता है कि जीडीपी का एक सर्टेन पोर्शन जो कि 4 से 6% के लगभग है, ये भी स्टेक्स पर है, ये भी स्टेक्स पर है। इसके अलावा इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। अब इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी पर भी तो खतरा है। जो प्लांट्स हैं वो एक सर्टेन एनवायरनमेंट, एक सर्टेन टेम्परेचर, एक सर्टेन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वो सारी चीजें जहां पर होती हैं वहीं पर तो प्लांट अडेप्ट कर पाते हैं। अगर गर्मी बहुत ज्यादा होगी या टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तो प्लांट्स भी अब उसी हिसाब से तो मतलब अडेप्ट तो नहीं कर पाएंगे ना। अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो एक सर्टेन रेंज होती है हर एक प्लांट की टॉलरेट करने की। एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूं कि हिमाचल में बेसिकली कुछ सर्टेन टाइम पहले तक एक एप्पल एक सर्टेन हाइट तक हो जाता था। इसको हम फिगर से समझते हैं। ये आप सोचिए कि हिमालयस हैं। अब बेसिकली पहले लगभग एक डिकेड पहले तक इस सर्टेन हाइट तक एप्पल होता था, ठीक है। इस सर्टेन हाइट के ऊपर आपका एप्पल प्रोडक्शन होता था, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये हाइट बढ़ गई है। जानना चाहेंगे क्यों? रीजन आपको बताऊं, टेम्परेचर राइज की वजह से ना इस पर्टिकुलर रीजन में सेब का पेड़ तो लग जाता है लेकिन प्रॉपर फ्रूट्स नहीं आ पाते, ठीक है। जो सेब का जो प्रोडक्शन है ना काफी ज्यादा इफेक्ट हुआ था। प्रॉपर फ्रूट्स आ ही नहीं पाते हैं, मतलब जो सेब का टेक्सचर है, कलर है, टेस्ट है, वो सारी चीजें नहीं आ पाती हैं ठीक से। प्रॉपर मतलब होता है ग्रोथ नहीं हो पाती है एप्पल की। इसीलिए जो रीजन था क्या था? क्लाइमेट चेंज, टेम्परेचर राइज, और इसीलिए ये जो हाइट है इसके ऊपर जो एप्पल का प्रोडक्शन था वो सही हो रहा था। हालांकि हिमाचल में एप्पल प्रोडक्शन कम होने के कुछ और भी रीजंस हैं, बट यहाँ फिलहाल हम बात कर रहे हैं इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी की, कि कैसे टेम्परेचर राइज जो है, टेम्परेचर राइज अफेक्ट कर सकता है इन चीज़ों को, ठीक है। फिर आता है कोस्टल वल्नरेबिलिटी। अब कोस्टल वल्नरेबिलिटी तो बढ़ेगी ना यार। आप सोचिए कि एक तो सी लेवल राइज का जो खतरा है ये हमेशा बना रहेगा, ठीक है। इसके अलावा स्टॉर्म्स, सर्जेस, ठीक है। इसके अलावा आपका जो साइक्लोन्स, तो ये सारे जो इश्यूज हैं राइजिंग टेम्परेचर के साथ में ये भी तो आएंगे ही ना। आप ऐसे समझिए, साइक्लोन की फेवरेबल कंडीशंस क्या है? कब बनता है साइक्लोन? साइक्लोन बेसिकली आपका जो सी सरफेस टेम्परेचर है ये 27 डिग्री से ऊपर होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसके अलावा एक दो और कंडीशंस हैं, लेकिन हाल फिलहाल में हम टेम्परेचर राइज की बात कर रहे हैं। तो अगर सी सरफेस का जो टेम्परेचर है, ओवरऑल टेम्परेचर राइज कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसका मतलब क्या है? सी सरफेस का भी तो टेम्परेचर राइज कर रहा है ना। मैंने वही चीज तो आपको बोली थी कि अर्थ सरफेस का टेम्परेचर, सी सरफेस का टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, तीनों टेम्परेचर राइज कर रहे हैं भाई, तभी तो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ठीक है। और तीनों टेम्परेचर राइज कर रहे हैं तो यहाँ पे सी सरफेस टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो 27 डिग्री से ऊपर फेवरेबल होता है साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए। इसका मतलब है कि सी सरफेस टेम्परेचर भी अगर बढ़ेगा तो साइक्लोन के लिए कहीं ना कहीं फेवरेबल होगा, तो साइक्लोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। साइक्लोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइक्लोन होगा, बहुत ज्यादा मतलब होता है ना कि डिजास्टर साइक्लोन होगा, तो कोस्टल एरियाज तो वल्नरेबल है ना। सबसे पहले साइक्लोन कहाँ हिट करता है? कोस्ट में, ठीक है। जब तक जो मॉइस्चर सप्लाई है जो सी से होता रहता है तो वो साइक्लोन की स्ट्रेंथ तो बनी रहती है ना। साइक्लोन कब वीक पड़ता है? लैंडफॉल के बाद, है ना। क्यों? क्योंकि जो मॉइस्चर सप्लाई होता है, जैसे ये आप मान लीजिए ये आपका सी है, ठीक है, और ये आपका कोस्टल एरिया है या फिर लैंड है ये। अब जो साइक्लोन फॉर्मेशन है बेसिकली कुछ इस तरीके का होता है, तो ये मॉइस्चर सप्लाई यहाँ से सी से कंटिन्यूस होता रहता है और यहाँ आके लैंडफॉल जैसे ही होता है ये मॉइस्चर सप्लाई रुक जाता है। इसलिए साइक्लोन जैसे जैसे इनवर्ड्स मूव करता है, कॉन्टिनेंट की साइड मूव करता है, सी से दूर वीक पड़ता जाता है। बट कोस्टल एरियाज में ये केस थोड़ी ना है। कोस्टल एरियाज में तो यहाँ तक तो उसकी वाटर, ये जो मॉइस्चर सप्लाई हो ही रही है, तो कम से कम जो कोस्टल एरिया है 20 से 50 किलोमीटर का, वो तो बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट होगा। कोस्ट से जो भी 20 से 50 किलोमीटर का एरिया है, ये हम मान लेते हैं ऐसे डिस्टेंस, है ना। जो भी कोस्ट लाइन है उससे 50 किलोमीटर तक अंदर अगर आप चले जाएंगे तो वहां तक तो साइक्लोन बहुत अच्छे तरीके से इंपैक्ट कर सकता है, काफी ज्यादा डिजास्टर्स हो सकता है। तो कोस्टल एरियाज की वल्नरेबिलिटी इस केस में आती है कि आप देखिए सी लेवल राइज है, साइक्लोन्स हैं, और साइक्लोन सबसे ज्यादा अफेक्ट भी कोस्टल एरियाज को ही करते हैं, ठीक है।
स्टॉर्म सर्जेस हैं, तो ये सारे जो इश्यूज हैं ये कोस्टल एरियाज की वल्नरेबिलिटी को बढ़ाते हैं। आप सोचिए, आप कहीं रह रहे हैं और वहां सडनली आपको हर 2-4 महीने में ऐसी मतलब होता है ना वार्निंग मिलती है कि भैया साइक्लोन आने वाला है, देख लो, घर में बैठना, शांति से काम के लिए बाहर मत जाना, लाइट नहीं आएगी, गैस सप्लाई बंद हो जाएगा, ठीक है। और पर्टिकुलरली इस टाइम पे होता है ना कि फोन वोन भी ना चले, आप कितने दिन रह पाओगे वहां? साल में एक बार होगा शायद आप सोचोगे, साल में 2-3 बार होगा शायद आप डाउट करोगे, और साल में अगर ये 6 बार होगा आप खुद सोचोगे भाई लेट्स माइग्रेट, हम कहीं दूसरी जगह चलते हैं। किसी दिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइक्लोन आया, हमारा घर वर टूट गया, तो फिर बचेगा ही क्या? खुदा न खास्ता किसी तरह का एक्सीडेंट हो गया फिर। तो बेसिकली कोस्टल एरियाज की वल्नरेबिलिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई है, सी लेवल की वजह से, साइक्लोन्स की वजह से, और साइक्लोन्स की जो स्ट्रेंथ है बहुत ज्यादा। अगर स्ट्रॉन्ग साइक्लोन होगा तो वल्नर मतलब कितना नुकसान करेगा आप सोचिए। वल्नरेबिलिटी आप देखिए कितना ज्यादा नुकसान होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, घर वगैरह टूट सकते हैं, रोडें टूट सकती हैं, और भी डैमेजेस हो सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी आपका बेसिकली सप्लाई पूरे तरीके से ठप हो सकता है, ठीक है। पूरे के पूरे पोल्स कई बार होता है टूट जाते हैं, पूरे के पूरे जो ट्रांसमिशन टावर्स हैं वो टूट जाते हैं। तो ये सारे जो इश्यूज हैं बेसिकली ये कोस्टल एरियाज को और ज्यादा वल्नरेबल बनाते हैं। बेसिक फैसिलिटीज आपकी हमेशा अगर डैमेज होंगी तो गवर्नमेंट भी आपको पता है कि बहुत जल्दी काम नहीं कर पाती है इन चीजों पे। आज अगर साइक्लोन आया और सारा आपका जो है कोस्टल एरिया का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डैमेज हुआ, आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट उसको हफ्ते भर में पूरा मतलब होता है नया बना सकती है? नॉट पॉसिबल। एक प्रोसेस होता है सारी चीजों का। एक होता है रीस्टोर करना, तो जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो रीस्टोर करने के लिए तैयार होता है, लेकिन पूरा मतलब पूरे तरीके से पुराने सिस्टम को या पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को हटा के और नया बना देना, उसमें कई बार महीनों लगते हैं। लेकिन उन महीनों तक जो कोस्टल एरिया की पॉपुलेशन है उसे कितनी परेशानी फेस करनी पड़ेगी आप सोचिए। और गवर्नमेंट का जो भी काम होता है तो एक प्रॉपर प्रोसेस होता है कि भाई मतलब पहले सर्वे होगा, इसके बाद टेंडर निकलेगा, फिर टेंडर अलॉट होगा, काम स्टार्ट होगा, काम फिनिश होगा, और इसके बाद उसका होता है कि एक बार चेक किया जाएगा कि हाँ सारी चीजें ठीक है कि नहीं। पूरा मतलब होता है ना आपका इंस्पेक्शन, पूरा इंस्पेक्शन होगा। इंस्पेक्शन के बाद जब होता है ना ग्रीन सिग्नल मिलेगा, तब चीजें काम करना शुरू करती हैं। अब आप सोचिए, मैंने 6 स्टेप बताई हैं आपको, 6 स्टेप में कितना भी कम और कितना भी फास्ट आप काम करेंगे तब भी एक सिस्टम है। तो पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को हटा करके और नया बनाना एक लंबा टाइम लगता है, और रीस्टोर करने लायक कई बार साइक्लोन्स वगैरह छोड़ते नहीं है कि आप रीस्टोर कर पाए उस इंफ्रा को। तो इसी चक्कर में कोस्टल एरियाज की वल्नरेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, और विद राइजिंग टेम्परेचर ये और भी ज्यादा ही होगी, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, सी सरफेस टेम्परेचर ये अगर राइज करेगा तो ये फेवरेबल होगा साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए। इसका मतलब है कि साइक्लोन की फ्रीक्वेंसी अगर सी लेवल का जो सी सरफेस का जो टेम्परेचर है अगर ये राइज करता रहेगा तो साइक्लोन्स की जो फ्रीक्वेंसी है ये बढ़ेगी, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग तो हो ही रहा है ना। और ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है इसका मतलब क्या है कि सी सरफेस का टेम्परेचर भी राइज कर रहा है, और वो राइज कर रहा है इसका मतलब कि साइक्लोन के फेवरेबल कंडीशंस जो हैं, जिस कंडीशन में साइक्लोन बनता है वो फुलफिल हो रही हैं। इसका मतलब है कि साइक्लोन्स की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो सकती है, और ज्यादा हो सकती है तो सबसे ज्यादा नुकसान कोस्टल एरियाज। कैसे? बेसिक फैसिलिटीज, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बार बार डैमेज होगा तो आप कितना रह पाएंगे, क्योंकि रिस्टोर करने में तो टाइम लगता है ना, बट प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी अगर बार बार साइक्लोन आता है तो। इसके बाद माइग्रेशन एंड सोशल डिसरप्शन। अब जब टेम्परेचर्स कंटिन्यूअसली राइज कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है, और चीजें सॉर्ट हो नहीं पा रही हैं, चीजें सॉर्ट नहीं हो पा रही हैं। अब आप देखिए, आप फूड इनसिक्योरिटी, ठीक है, इसके अलावा हेल्थ इश्यूज, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, है ना, हीट वेव्स। आप जब ये सारी चीजें देखेंगे तो सबसे पहला जो ह्यूमंस की सबसे बड़ी नीड, आई मीन लिविंग बीइंग्स की सबसे बड़ी नीड, खाना। खाना ही नहीं अवेलेबल है भी तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है। दूसरा, हेल्थ इश्यूज, एक्सेसिव गर्मी है, ठीक है, काफी तरह की बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा जो प्रोडक्टिविटी है वो भी हैम्पर होती है, कहीं ना कहीं कम हो जाती है। इसके अलावा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आए दिन, आप सोचिए, आपको अगर साइक्लोन्स देखने पड़े आए दिन, या फिर आपको आए दिन होता है फ्लड्स देखने पड़े, या फिर आए दिन ड्रॉट्स देखने पड़े, कितने दिन आप सस्टेन कर पाएंगे? कोई भी नहीं कर सकता। आई डोंट थिंक सो, इट्स नॉट दैट इजी। क्योंकि बेसिक नीड्स के लिए जो चीजें चाहिए, फूड, वाटर, ये सब तो आपको चाहिए ही चाहिए। और जब एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होंगे, एक्सट्रीम ड्रॉट्स होंगे, सीवियर ड्रॉट्स होंगे, तो इन दैट केस लोकल उस पर्टिकुलर रीजन का जो एग्रीकल्चर है वो तो काफी ज्यादा सफर करेगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब फूड इनसिक्योरिटी एज वेल एज हेल्थ इश्यूज एज वेल एज वाटर अवेलेबिलिटी, ये सारी इश्यूज फेस करने को मिलेंगी, तो माइग्रेशन बढ़ेगा, सोशल डिस्ट्रप्शन बढ़ेगा। तो बेसिकली ये टारगेट्स का इशू है क्या, ये तो हमने बात की कि क्या क्या इम्पैक्ट्स हैं, ठीक है। अब टारगेट्स का इशू क्या है और क्यों ये रिपोर्ट्स इस तरफ पॉइंट कर रही हैं कि टारगेट जो हैं ये ब्रीच होंगे ही होंगे। 1.5 डिग्री का जो टारगेट है ये हम नहीं पूरा कर पाएंगे, और हमें 2 डिग्री पर ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि 1.5 डिग्री का जो टारगेट है ये तो ब्रीच हो जाएगा 2030-2035 तक, इसने ब्रीच होना ही होना है, ऐसा ही रिपोर्ट्स कहती हैं। डब्ल्यूएमओ की रिपोर्ट ने तो और 2027 बोल दिया।
कि 2027 तक ही 1.5 डिग्री का जो टारगेट है ब्रीच होना है। तो इसका रीजन क्या है? क्यों क्यों हम होता है ना कि बेसिकली 2 डिग्री या फिर 1.5 डिग्री के टारगेट को फुलफिल नहीं कर पाएंगे? क्या ऐसी वजह है? बेसिकली डेवलप्ड कंट्रीज जो है ना, डेवलप्ड कंट्रीज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से नहीं ले रही हैं। ये एक बहुत बड़ा रीजन है, चाहे वो क्लाइमेट फाइनेंस का हो, चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज की हेल्प करने का हो। अब बेसिकली आप सोचिए कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो आज की डेवलप कंट्रीज है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू तो वहीं से हुआ था ना। तो एक्चुअल में देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप कंट्रीज में हुआ। इसका मतलब है कि दे वर द बिगेस्ट एमिटर्स, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक अगर हम बात करें CBDR, बेसिकली कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई ग्लोबल वार्मिंग को कर्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सबकी है, बट डिफरेंशिएटेड क्या है? डेवलपिंग कंट्रीज में अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होता तो आज डेवलप्ड होती ना। वो डेवलपिंग है ही इसलिए, या फिर थर्ड वर्ल्ड है ही इसलिए क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन है ही नहीं, लिविंग स्टैंडर्ड्स काफी नीचे हैं। तो बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले डेवलप्ड वर्ल्ड में हुआ। डेवलप्ड वर्ल्ड इज मच मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर एमिशंस, इसीलिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा है कि इसे कर्व करने में वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा लें। दैट्स व्हाट इज कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज एज वेल एज जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनकी इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ग्लोबल वार्मिंग को कर्व करने की। रीज़न बीइंग उनके तो एमिशंस भी बहुत कम है। आप इंडिया के केस में भी अगर देखेंगे तो ग्लोबल एमिशन से कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा कम है, ठीक है। तो डेवलपिंग कंट्रीज का अगर ओवरऑल आप एमिशन देखेंगे तो कहीं ना कहीं काफ़ी नीचे आता है वो, और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का तो और भी ज़्यादा नीचे। उसका रीज़न इंडस्ट्रियलाइजेशन ही नहीं है, सबसे ज़्यादा एमिशन ही इंडस्ट्रियलाइजेशन और आपका पावर जनरेशन सेक्टर से ही होता है, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, पावर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, ज़्यादा पावर प्रोडक्शन, ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन, ज़्यादा एमिशन। दिस इज द रीज़न कि डेवलपिंग कंट्रीज एज वेल एज थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का एमिशन काफ़ी कम है। तो डेवलप्ड कंट्रीज का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ज़्यादा है, बट ऐसा देखने को नहीं मिल पा रहा है। इसके बाद क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये हमें बताता है कि जो मेजर एमिटर्स है ना, स्पेसिफिकली यहाँ पर हम डेवलप कंट्रीज की अगर बात करें तो उन्होंने काफ़ी कम प्रोग्रेस दिखाई है कार्बन एमिशन को कर्व करने में, ठीक है। उन्होंने काफ़ी कम प्रोग्रेस दिखाई है कार्बन एमिशंस को कर्व करने में। इसके बाद कोविड-19 पैंडेमिक आया, उसके बाद से भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिसरप्ट हुई हैं। बेसिकली क्लाइमेट्स के जो टारगेट हैं उन्हें ठीक से फॉलो करना और नहीं करना। रीज़न बीइंग इकोनॉमी के लिए काफ़ी डिवास्टेटिंग था वो पर्टिकुलर लॉकडाउन, काफ़ी लंबे समय तक लॉकडाउन चलता रहा। तो इस वजह से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं काफ़ी सफ़र किया। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि वो सडनली जो क्लाइमेट के टारगेट्स थे डिसरप्ट हो गए, है ना। क्योंकि सबको देखो उस समय पे ये था कि वी हैव टू सर्वाइव, एटलीस्ट इट वाज अ पैंडेमिक। सर्वाइव करना वहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है। सर्वाइव करेंगे तभी हम क्लाइमेट के बारे में सोचेंगे और उसके लिए काम कर पाएंगे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे काफ़ी असर पड़ा था, इसीलिए उसे रिवाइव करने के लिए चीज़ें कुछ समय तक फ्री छोड़ दी गई। उस समय बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं लिए गए। लास्टली रशिया और यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट, तो काफ़ी समय से तो जो है फोकस पूरे वर्ल्ड का वो इस कन्फ्लिक्ट की तरफ ही है, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस रहे कि क्यों पिछले 2-3 से 4 सालों में जो टारगेट्स हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। अब इनिशिएटिव्स की बात करें तो इंडिया के केस में कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिनकी वजह से हम क्लाइमेट चेंज एज वेल एज ग्लोबल वार्मिंग के लिए कुछ स्टेप्स ले रहे हैं। कौन कौन से हैं ये इनिशिएटिव्स? बेसिकली नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, काफ़ी सारे सब प्लान्स हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद नेशनल अडेप्टेशन फंड ऑन क्लाइमेट चेंज, इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान, लाइफ इनिशिएटिव। अब बेसिकली एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज में काफ़ी सारे सब प्लान्स हैं। अडेप्टेशन फंड बेसिकली जो भी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं या फिर जो क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है वो सारे सपोर्ट के लिए है ये अडेप्टेशन फंड। कूलिंग एक्शन प्लान, बेसिकली यहाँ पर बात होती है HVAC की, यानी कि हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन, इससे भी काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेशन होता है। उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए बेसिकली इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान एंड लाइफ इनिशिएटिव। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो इंडिया ने अपने पार्ट पे लिए हैं। अब हम वे अहेड की अगर बात करें तो वे अहेड यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, कैसे चीज़ों को एड्रेस किया जा सकता है और क्या हमें ऐसा करना चाहिए जिससे कि हम इन टारगेट्स को बहुत सीरियसली ले पाएं और उस पर काम कर पाएं। तो सबसे पहले नेशनल लेवल पे असेसमेंट होना चाहिए, डेटा कलेक्शन होना चाहिए और बहुत जेन्युइन तरीके से होना चाहिए, काफ़ी हाई ट्रांसपेरेंसी के साथ में होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो बेसिकली चीज़ें हमें क्लियरली पता पड़ जाएंगी कि कितना टेम्परेचर मतलब हमें
बढ़ा है, कितना जो एमिशन है वो कंट्रोल हो पाया। अगर एमिशन कंट्रोल नहीं हो पाया तो बेसिक बात ही यहाँ पे है एमिशंस को कंट्रोल करने की, ठीक है। कार्बन एमिशंस को कट डाउन करना, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पर काम करना, ये सबसे पहला टारगेट है ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए। और अगर आप देखेंगे तो कार्बन इंटेंसिव एक्टिविटीज़ को डिस्करेज किया जा रहा है, दैट्स इट। जो सस्टेनेबल आइडियाज़ हैं, जो ग्रीन आइडियाज़ हैं, आप देखेंगे वहाँ पे कार्बन एमिशन को कट डाउन किया जा रहा है ना। तो इसका एक प्रॉपर असेसमेंट होना चाहिए कि जो हम काम कर रहे हैं कितनी और ज़्यादा ज़रूरत है हमें काम करने की, और जो काम हम कर रहे हैं या कर चुके हैं, ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर चुके हैं, वहाँ पर क्या रिजल्ट्स हैं, हमारे फेवर में है नहीं है, कार्बन एमिशन जो है कट डाउन हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके बाद आता है आपका ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसा कि मैंने आपको बताया था ग्रीन, अब बेसिकली ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पर कार्बन एमिशन या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्बन फुटप्रिंट को मिनिमाइज किया जा सके। एग्जाम्पल, आप सोचिए कि कुछ इस तरीके का डिजाइन जहां पर बहुत प्रॉपर वेंटिलेशन हो, जिससे कि एयर कंडीशनिंग की रिक्वायरमेंट कम हो, या फिर आपका जो पावर जनरेशन हो वो सोलर पैनल से हो जाए या फिर विंड पावर से हो जाए, ठीक है। कुछ इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके बाद कार्बन टैक्स। अब जो कार्बन इंटेंसिव एक्टिविटीज हैं, उन पर कार्बन टैक्स लगाया जाए, कार्बन कॉस्ट जो है उनकी बढ़ जाए, जिससे कि कहीं ना कहीं कार्बन इंटेंसिव एक्टिविटीज को डिस्करेज किया जा सके, ठीक है। जैसे यूरोपियन यूनियन ने हाल फिलहाल में कार्बन टैक्स की बात की है, तो यूरोपियन यूनियन का बेसिकली यही कहना है कि जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं, प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, उनसे जो गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं वही आए यूरोपियन यूनियन में। यूरोपियन यूनियन की जनता, वहाँ के सिटीजन्स भी कार्बन इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग को फेवर ना करें, ठीक है। तो इसीलिए बेसिकली यूरोप का जो कार्बन टैक्स है, इट इज अबाउट इम्पोर्ट्स, कि जो भी चीजें इंपोर्टेड होंगी, अगर काफी ज्यादा कार्बन इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग होगी तो उनपे जो टैक्सेस हैं, कार्बन टैक्स और जो भी ड्यूटीज हैं, वो काफी ज्यादा लगाई जाएंगी, जिससे कि कार्बन इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग से बने हुए जो गुड्स हैं उन्हें डिस्करेज किया जा सके, और ओवरऑल वर्ल्ड में थोड़ा सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ लोग बढ़ें। देन सर्कुलर इकोनॉमी, बेसिकली RRR कंसेप्ट, रिसाइकल, रीयूज, ठीक है। अब यहां पर क्या है ना कि जैसे जो यूज एंड थ्रो वाला जो कल्चर है, बेसिकली इसे डिस्करेज किया जाए, और सर्कुलर इकोनॉमी यानी कि जितना हो सके हम रिसाइकल कर लें या फिर रीयूज कर लें, चीजों को ऐसे वेस्ट ना करें, ठीक है। तो इसे सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और ये वाली साइकोलॉजी और ये वाला काम काफी काम आ सकता है। क्योंकि अगर आप प्लास्टिक वेस्ट की बात करें तो एक आपको मैं डेटा बताऊं, OECD की एक रिपोर्ट आई थी, उसके अकॉर्डिंग जो प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन है ना, प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन आने वाली 2 डिकेड्स में 3 टाइम्स हो जाएगा। आने वाली 2 डिकेड्स में 3 टाइम्स हो जाएगा। आप सोचिए कि इस लेवल पे मतलब प्लास्टिक वेस्ट का जनरेशन हो रहा है, और ये जाएगा कहाँ? इट विल एंड अप इन द सी। नालों में जाएगा, रिवर्स में जाएगा, सी में जाएगा। तो प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन जो है ये बढ़ने वाला है, और बेसिकली प्लास्टिक वेस्ट को एड्रेस करने के लिए सस्टेनेबल सॉल्यूशंस की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। यहीं पे काम आती है सर्कुलर इकोनॉमी। इसके अलावा लास्टली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल कोऑपरेशन। अब बिना इंटरनेशनल कोऑपरेशन के क्या पॉसिबल हो पाएगा? कोई चीज पॉसिबल है नहीं। सारी कंट्रीज जब साथ में आएंगी तभी काम हो पाएगा। रीजन इसका, ग्लोबल वार्मिंग कोई रीजनल फिनोमेना तो है नहीं। ओवरऑल अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो ओवरऑल वर्ल्ड में इसके इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे ना। आप सोचिए, पोलर एरियाज में कौन रहता है? अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो वो तो है नहीं, किसी तरह की इंडस्ट्रीज नहीं है वहां पे, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पोलर आइस मेल्ट तो हो रही है ना। तो हमें इंटरनेशनली सब लोगों को साथ में आना पड़ेगा, सारी कंट्रीज को साथ में आना पड़ेगा। साथ खड़े होंगे तभी कुछ हम होता है कि इनोवेटिव प्रैक्टिसेस को यूज कर सकते हैं और क्लाइमेट चेंज को कर्ब कर सकते हैं। अब इसके बाद हम एक प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मेंस 2021 पेपर 3 का क्वेश्चन है, 15 मार्कर है बेसिकली। डिस्क्राइब द मेजर आउटकम ऑफ 26th सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू UNFCC यानी कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। व्हाट आर कमिटमेंट मेड बाय इंडिया इन दिस कॉन्फ्रेंस। अब बेसिकली COP26 के बारे में बताना है हमें, यहाँ बात करनी है कि कौन कौन सी कमिटमेंट्स यहाँ पे की गई थी और इंडिया के कमिटमेंट्स इस पर्टिकुलर COP26 में क्या क्या हैं।
अब बेसिकली यहाँ हम सबसे पहले अगर बात करें तो COP26 ग्लासगो यानी कि यूके में हुआ था। और यहाँ पर अगर कमिटमेंट्स की बात की जाए तो सबसे पहला कमिटमेंट है यहाँ पे रिगार्डिंग कोल पावर्ड पावर प्लांट का। बेसिकली मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, तो कोल से जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है उसे 2040 तक कम करने की बात की गई। पहली बार यहाँ पर होता है ना, कोल पावर की बात की गई है। दूसरा यहाँ पे आता है कि नेट ज़ीरो की भी यहाँ पर बात की गई है। हर एक इंडिविजुअल कंट्री को ये कहा गया कि नेट ज़ीरो के अपनी कमिटमेंट्स बताई जाएं, ठीक है। एज वेल एज जो नेक्स्ट COP होगा वहाँ पे अपने जो भी टारगेट्स हैं रिगार्डिंग कार्बन एमिशन रिडक्शन उस पर भी बात की जाए। इसके अलावा डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं ये 100 बिलियन के फंड्स जो हैं ये प्रोवाइड करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज़ को ग्रीन ट्रांजिशन के लिए, ठीक है। अब ये फंड्स जो है बेसिकली डेवलप कंट्रीज़ प्रोवाइड करेंगी और डेवलपिंग कंट्रीज़ को प्रोवाइड करेंगी। और यहाँ पर ये जो यूटिलाइजेशन होगा ना, ये होगा बेसिकली सस्टेनेबल जो भी डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल सोल्यूशंस हैं, है ना। सोलर पावर प्लांट्स हैं या फिर विंड एनर्जी का जो पावर प्लांट्स हैं बेसिकली वो लगाने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर डीजल व्हीकल्स की बात की गई, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एनकरेज करना और डीजल व्हीकल्स को कोशिश करना है कि 2040 तक फेज आउट किया जा सके। इसके अलावा यहाँ पर मीथेन प्लेज की बात की गई है। अब बेसिकली मैं आपको बता दूं, मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है और इसे बेसिकली जो एमिशन है, एमिशन की कर्बिंग की बात की गई कि मीथेन एमिशन को कर्ब किया जा सके। स्पेसिफिकली मीथेन को लेकर के यूनाइटेड स्टेट्स काफ़ी वोकल था। यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन का बेसिकली एक स्टेप था और काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने अग्री किया है कि 2030 तक मीथेन एमिशन को कट डाउन करेंगी। तो बेसिकली कुछ ये कमिटमेंट्स थी जो COP26 में बेसिकली डिस्कस की गई थी। अब यहाँ पे इंडिया के कमिटमेंट्स की बात अगर हम करें तो इंडिया ने यहाँ पे कौन कौन से कमिटमेंट्स लिए हैं बेसिकली COP26 में, वो भी देख लेते हैं। अब सबसे पहले इंडिया ने यहाँ पर अनाउंस किया अपना नेट ज़ीरो टारगेट बाय 2070, ठीक है। दूसरा इंडिया का जो कमिटमेंट था इट वाज रिगार्डिंग एनकरेजमेंट ऑफ ई व्हीकल्स के लिए एक पोर्टल भी लॉन्च करेगा इंडिया और डीजल व्हीकल्स को फेज आउट करने की बात भी आगे हम सोचेंगे। इसके अलावा हमारा जो पावर प्रोडक्शन है, तो बेसिकली जो पावर प्रोडक्शन है और जो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट है 50% तक जो एनर्जी रिक्वायरमेंट ये आएगी रिन्यूएबल एनर्जी से और इसका टारगेट होगा 2030 तक का, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूँ, जो मीथेन प्लेज बताया था आपको यूनाइटेड स्टेट्स एज वेल एज यूरोपियन यूनियन का जो स्टेप था, इंडिया ने अभी इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि अभी हाल फिलहाल में मीथेन एमिशन को कर्ब करने के लिए इंडिया के पास स्कोप नहीं है और शायद ये नेगेटिवली इफेक्ट कर सकता है इंडिया के एग्रीकल्चर को बेसिकली। इसके अलावा इंडिया ने ये भी यहाँ पर कमिट किया है कि कार्बन एमिशंस जो हैं लगभग 1 बिलियन टन्स की जो एमिशन है ये कट डाउन होगी बाय 2030। तो ये हमने देखे बेसिकली COP26 के जो थे कमिटमेंट्स, तो ये क्या ओवरऑल कमिटमेंट्स लिए हैं कंट्रीज़ ने और यहाँ पर क्या इंडिया के कमिटमेंट्स रहे हैं। अब आप यहाँ पर दो चीज़ें हाईलाइट करना चाहूँगा मैं। बेसिकली सबसे पहला जो था आपने देखा यहाँ पर नेट ज़ीरो की बात की गई, ठीक है, कि हर एक कंट्री को अपना नेट ज़ीरो का एक सर्टेन टाइमलाइन बताना होगा, एक टारगेट बताना होगा और अगर नहीं है वो टारगेट तो बनाना होगा। जैसे इंडिया के केस में हमने देखा 2070, यहीं अगर आप डेवलप्ड वर्ल्ड की बात करेंगे तो किसी का 2045 है, किसी का 2050 है, ठीक है। इंडिया का 2070 है, बावजूद इसके कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है फिर भी, है ना। दूसरी बात जो यहाँ पर की गई कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया गया। अब बेसिकली आप देखिए ई व्हीकल्स की बात की गई, बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, ठीक है। डीजल पावर्ड व्हीकल्स को जो है फेज आउट करने की बात की गई। इसके अलावा आप देखेंगे कि कोल पावर प्लांट जो है, कोल पावर बेसिकली कोल पावर के लिए भी बात की गई कि कोल पावर को फेज आउट करना जरूरी है। आप इंडिया के केस में भी देखेंगे तो मेजोरिटी जो पावर प्रोडक्शन है ये थर्मल पावर प्लांट से आता है, यानी कि कोल डिपेंडेंट है, ठीक है। लगभग आप मानिए 60% पावर जनरेशन जो इंडिया में है ये थर्मल पावर प्लांट से है, कोल बेस्ड है। बहुत ज्यादा एमिशन हो जाती है इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेन 3 चीजें हैं बेसिकली, नेट जीरो का टारगेट, रिन्यूएबल एनर्जी का प्रमोशन और कोल पावर को फेज आउट करना। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन बीइंग कोल पावर को अगर फेज आउट करते हैं काफी अच्छे से एमिशन
रिडक्शन हो सकता है और जो कार्बन एमिशन है काफ़ी कंट्रोल की जा सकती है। इसके अलावा ई व्हीकल्स हालांकि व्हीकलर पोल्यूशन कंपैरेटिवली अगर उसका प्रपोर्शन देखा जाएगा तो कम है, लेकिन इसके बावजूद भी एक अच्छा खासा चंक जो है वो व्हीकल से आता है और स्पेसिफिकली डीजल व्हीकल से आता है। ठीक है, और इसके अलावा पावर प्रोडक्शन एंड नेट जीरो के टारगेट्स। तो ये कुछ हाइलाइट्स थी COP26 की और कुछ इंडिया के बेसिकली यहाँ पर कमिटमेंट्स थे। हालांकि हम अपने कंक्लूजन में ये चीज़ ज़रूर लिख देंगे कि आज जैसे हमने आर्टिकल में जो चीज़ें पढ़ी वो यहाँ पर ऐड ऑन की जा सकती हैं कि कुछ सर्टेन रिपोर्ट्स हैं जैसे RBI की रिपोर्ट, DEPR की, इसके अलावा IPCC की जो रिपोर्ट्स हैं कि बेसिकली कंट्रीज को अपने कमिटमेंट्स पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली काम करना पड़ेगा। रीज़न बीइंग ये जो रिपोर्ट्स हैं ये रिपोर्ट्स इंडिकेट करती हैं कि 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो टारगेट है ये ब्रीच होना ही होना है और अगर हमें ग्लोबल वार्मिंग को कर्व करना है तो हमें ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन जितना जल्दी कंट्रोल होगा, जितना जल्दी कट डाउन होगा उतना बेटर होगा। ग्रीन हाउस गैसेस का अगर एमिशन कंट्रोल नहीं किया गया तो ग्लोबल वार्मिंग पर ब्रेक लगाए नहीं जा सकते। और बाकी इंटरनेशनल कोऑपरेशन और कुछ इनोवेटिव प्रैक्टिसेस के साथ में अगर हम काम करेंगे तो फॉर श्योर कि हम अपनी सारी जो कमिटमेंट्स हैं इन्हें अचीव करेंगे, एज वेल एज ग्लोबल वार्मिंग का जो हमारा टारगेट है पेरिस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो है 2 डिग्री का, उसे हम जल्द ही अचीव कर पाएंगे अगली 2 से 3 डिकेड में। तो ये रही हमारी बेसिकली आज की डिस्कशन रिगार्डिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस का टारगेट क्या है, कैसे 1.5 आया, पहले 2 था, किसने ऑब्जेक्शन किया तो इसे 1.5 डिग्री हमने मतलब फाइनलाइज किया। इसके अलावा रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, रिपोर्ट्स की अगर माने तो IITM की रिपोर्ट को अगर देखा, RBI की रिपोर्ट को देखा, IPCC की रिपोर्ट को देखा, WMO की रिपोर्ट को देखा, सब में एक चीज सामने आई कि 1 डिग्री के लगभग तो टेम्परेचर राइज ऑलरेडी हो चुका है और जिस हिसाब से काम चल रहा है और जो इनिशिएटिव्स को मतलब कंट्रीज ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं बहुत जोरों शोरों से उस पर काम नहीं कर पा रही हैं, तो 1.5 डिग्री का टारगेट जो है जल्दी ब्रीच हो सकता है। और हमने उसके इम्पैक्ट्स पे बात की और हमने ये भी देखा कि आगे अगर इस पे काम करना है तो कैसे काम किया जा सकता है जो कि इस पर्टिकुलर टारगेट को अचीव किया जा सके और टेम्परेचर राइज को रोका जा सके। एज वेल एज हमने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किया UPSC मेंस का और वहां पर हमने COP26 के बारे में डिस्कशन की। तो ये हमारी आज की होलिस्टिक डिस्कशन रही। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।